17 फरवरी 2017 ये वो तारीख है जिसने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। उस रात कोच्चि शहर की सड़कों पर करीब 2 घंटे तक एक गाड़ी दौड़ती रही। इस गाड़ी में कई पुरुष एक महिला के साथ दुष्कर्म करते रहे, उसे मारते पीटते रहे। यही नहीं, इस दौरान वो उस लड़की का वीडियो भी बनाते रहे। जब महिला ने रहम की भीख मांगी तो गुंडों ने कहा कि उन्हें सुपारी मिली है, इसके लिए उन्हें पैसे दिए गए हैं। किसने दी थी सुपारी? आरोप है कि मलयालम फिल्म के सुपरस्टार दिलीप ने ये सुपारी दी थी। दिलीप पर मुकदमा भी चला, जेल भी गए, लेकिन अदालत में ये इल्ज़ाम सिद्ध नहीं हो पाए। आखिरकार उन्हें 8 सालों बाद एर्नाकुलम जिला और सत्र न्यायालय ने सभी मामलों में रिहा कर दिया। बरी होते ही दिलीप इसे एक जीत की तरह सेलिब्रेट करने लगे। उन्होंने कहा, मैं इसका सारा श्रेय अपनी पूर्व पत्नी मशहूर एक्ट्रेस मंजू वॉरियर को देता हूं। जबकि मंजू वॉरियर ने ही सबसे पहले दिलीप के खिलाफ गवाही दी थी। अब सवाल यह है कि दिलीप खुद के खिलाफ गवाही देने वाली मंजू को रिहाई का श्रेय क्यों दे रहे हैं? इतने गंभीर आरोपों के बाद भी दिलीप को क्यों रिहा किया गया? क्या था 2017 का वो पूरा मामला जिसमें मुख्य आरोपी की एक चिट्ठी के बाद एक्टर दिलीप को इस केस में 8वां आरोपी बनाया गया था और कोर्ट में चले इस केस में 8 साल बाद उन्हें किस आधार पर रिहा किया गया? बात होगी उस हेमा कमेटी की भी जिसने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का काला सच सामने रखा। बताएंगे आपको कि कैसे इस केस की सुनवाई के दौरान गवाहों ने अपने बयान पलटे, सबूतों से छेड़छाड़ हुई और पीड़िता के अधिकारों का हनन हुआ, जिसके बाद दिलीप कानून के शिकंजे से रिहा हो गए। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। सबसे पहले बात करते हैं न्यायाधीश के उस बयान की जो उन्होंने दिलीप को रिहा करते हुए दिया। 8 दिसंबर 2025 इस दिन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिलीप की सबूतों की कमी के चलते रिहाई का फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश हनी एम वर्गीस ने कहा, पुलिस और पीड़ित पक्ष के वकील के पास दिलीप के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। दिलीप के अलावा इस मामले में 6 और आरोपी थे। इनमें पल्सन सुनी उर्फ सुनील कुमार और गाड़ी का ड्राइवर मार्टिन अंटोनी मुख्य आरोपी के तौर पर शामिल हैं। इन सभी दोषियों को आपराधिक साजिश, अपहरण, यौन हमला, महिला को निवस्त्र करने के इरादे से बल प्रयोग और सबसे गंभीर सामूहिक बलात्कार जैसे मामलों में दोषी ठहराया गया है, जिन्हें 12 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। इस पूरे मामले में ट्रायल के दौरान 261 गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। पिछले 8 सालों में कोर्ट में कुल 109 दिनों तक बहस चली है। चलिए अब पूरा मामला बताते हैं। यह घटना 17 फरवरी 2017 के दिन केरल के कोच्चि की है। उस रात साउथ इंडियन फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस देवकी, डमी नेम, त्रिशूर से एर्नाकुलम की ओर कार में जा रही थी। प्रोडक्शन यूनिट की ओर से भेजी गई इस कार को ड्राइवर मार्टिन अंटोनी चला रहा था। रात करीब 9 बजे अंगमाली के पास उनकी कार को एक वैन ने टक्कर मार दी। जैसे ही ड्राइवर ने कार रोकी, पुरुषों का एक ग्रुप जबरदस्ती कार में घुस गया। इनमें ड्राइवर मार्टिन का एक दोस्त भी शामिल था। इसके बाद अगले 2 घंटे तक कोच्चि की सड़कों पर कार दौड़ती रही और देवकी के साथ दुष्कर्म होता रहा। उसके साथ मारपीट की जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्य आरोपी पल्सर सुनी ने इस पूरे अपराध को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड भी किया। इस दौरान जब देवकी ने छोड़ देने की गुहार लगाई तो उन्हें गैंगरेप की धमकी दी गई। रात 11 बजे के आसपास हमलावर पीड़िता को एक फिल्म निर्देशक लाल के घर के बाहर छोड़कर भाग गए। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक देवकी बहुत डरी सहमी उनके घर गई और लगातार रो रही थी। लाल ने दैनिक भास्कर को बताया कि मैंने तुरंत प्रोड्यूसर जोसेफ को फोन किया। थोड़ी देर में जोसेफ और एमएलए पीटी थॉमस मेरे घर आ गए। उधर इससे पहले मैंने पुलिस को भी कॉल कर दिया था। 18 फरवरी की सुबह 3 बजे एफआईआर लिखी गई। उसके बाद देवकी को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया। शिकायत के बाद 48 घंटे के अंदर 3 आरोपी और कुछ दिनों बाद पल्सर सुनी समेत बाकी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। अब सवाल यह है कि क्या दिलीप भी इन लोगों में शामिल थे? इस मामले में उनका नाम कैसे आया? घटना के 3 महीने बाद अप्रैल 2017 में पुलिस ने पहली चार्जशीट दायर की, जिसमें केवल 7 आरोपी थे और किसी साजिश या मकसद का कोई जिक्र नहीं था। मगर जून 2017 में मामले में तब बड़ा मोड़ आया जब जेल से पल्सर सुनी का लिखा हुआ एक कथित लेटर सामने आया। यह लेटर दिलीप के नाम था। लेटर में लिखा था, मैंने दिलीप को धोखा नहीं दिया, लेकिन दिलीप ने मेरे लिए वकील का इंतजाम नहीं किया। दिलीप, मेरा पैसा दीजिए। ये सुनी दिलीप से कौन सा पैसा मांग रहा था? इसका खुलासा तब हुआ जब शुरुआत में आरोपों से इनकार के बाद दिलीप ने कहा कि उसे पल्सर सुनी के लोगों का फोन आ रहा था। इस फोन कॉल पर मेरा नाम ना लेने के बदले 1.5 करोड़ की मांग की गई थी। जब पुलिस के सामने ये बयान आए तो एसआईटी ने दिलीप और उसके दोस्त नादिर शाह से लगभग 13 घंटे पूछताछ की। जांच शुरू हुई और 10 जुलाई 2017
17 को एसआईटी ने दिलीप को साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान दिलीप मलयालम सिनेमा के सबसे पावरफुल लोगों में से एक थे और उस समय इंडस्ट्री के टॉप इंस्टीट्यूशन अम्मा यानी एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के ट्रेजरर भी थे, लेकिन सामाजिक दबाव के बाद उन्हें संस्था से निकाल दिया गया। अब सवाल ये कि इस अपराध के पीछे का मकसद क्या था, दिलीप ने ऐसा क्यों किया, तो इसका खुलासा हुआ नवंबर 2017 में, जब पुलिस ने 650 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की, जिसमें दिलीप को 8वां आरोपी बनाया गया। पुलिस ने साजिश के पीछे मुख्य कारण बताया बदला। कैसा बदला? दरअसल दिलीप की पहली शादी अभिनेत्री मंजू वॉरियर से हुई थी, लेकिन बेटी पैदा होने के बाद से ही दोनों का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था और 2014 में वो तलाक ले रहे थे। इसी बीच दिलीप और एक अन्य अभिनेत्री काव्या माधवन के बीच कथित तौर पर नजदीकी बढ़ने लगी थी। पीड़िता यानी देवकी मंजू वॉरियर की करीबी दोस्त थी। देवकी को दिलीप और काव्या के बीच बढ़ते संबंधों के बारे में पता था, क्योंकि देवकी एक शो के लिए अमेरिका गई थी जहां दिलीप और काव्या भी मौजूद थे और देवकी ने इन दोनों को बहुत करीब से देखा था। पुलिस जांच के अनुसार दिलीप के बदले का मुख्य कारण यही था। दिलीप को इस बात का गहरा शक था कि देवकी ने ही उनकी पत्नी मंजू वॉरियर को उनके और काव्या माधवन के बीच के संबंधों के बारे में बताया है। दिलीप की पत्नी मंजू वॉरियर ने भी 21 जून 2017 को पुलिस के सामने गवाही दी थी, जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि देवकी ने उन्हें दिलीप और काव्या माधवन के रिश्ते के बारे में जानकारी दी थी और यही जानकारी दिलीप के लिए दिक्कत की वजह बनी। इसी बदले की भावना के चलते दिलीप पर यह साजिश रचने का आरोप लगा। यहां तक कि 2015 में देवकी को इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया था और वे मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी अम्मा से भी हटाई जा रही थी। देवकी को शक था कि ये सब दिलीप ही करवा रहे हैं। मंजू की गवाही और दूसरे आरोपियों के बयानों के आधार पर ही पुलिस ने दिलीप को इस साजिश के मामले में 8वां आरोपी बनाया था। इसी के तहत मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन उत्पीड़न के ऐसे ही मामलों की जांच के लिए जुलाई 2017 में हेमा कमेटी बनाई गई थी। अगस्त 2024 में इसकी रिपोर्ट सामने आई, जिसमें देवकी की ही तरह 30 एक्ट्रेस और आर्टिस्ट ने अपने बुरे अनुभव दर्ज कराए थे। बिना किसी भी एक्ट्रेस का नाम लिए इस रिपोर्ट में बताया गया कि शूटिंग के दौरान उन्हें कपड़े बदलने के लिए या तो जंगलों में जाना पड़ता था या फिर किसी बड़े पेड़ के पीछे, क्योंकि उनके लिए बाथरूम की व्यवस्था तक नहीं थी। कई बार तो एक्टर सेट पर काम करने वाली महिलाओं से खुले तौर पर सेक्स की मांग करते थे, जैसे ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार हो। चलिए अब जानते हैं कि 8 सालों तक चली लंबी लड़ाई में कब क्या क्या हुआ। जनवरी 2020 में ट्रायल शुरू होने से पहले ही ये मामला लगातार अदालतों में चलता रहा और हर मोड़ पर नई साजिशें सामने आईं। 2017 से 2019 सबूतों के लिए संघर्ष। दिलीप ने जेल से बाहर आने के बाद जनवरी 2018 में अदालत से गाड़ी में हुए यौन हमले की वीडियो की कॉपी मांगी। उन्होंने कहा कि वो निर्दोष हैं और वीडियो देखकर ये साबित कर सकते हैं। निचली अदालत ने ये मांग खारिज कर दी। दिलीप इसके बाद केरल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें वीडियो की कॉपी देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में फैसला सुनाया कि दिलीप को वीडियो की कॉपी नहीं दी जाएगी, लेकिन उन्हें अपने वकीलों की मौजूदगी में वीडियो 3 बार देखने की अनुमति दी गई। दिलीप ने इस वीडियो को देखने के बाद भी इसे फर्जी बताते हुए केस से डिस्चार्ज होने की याचिका दायर की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। 2020 गवाहों का मुकरना और जज पर सवाल। जनवरी 2020 में आरोपों पर सुनवाई शुरू हुई, लेकिन कुछ ही महीनों में प्रोसिक्यूटर को सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि कई अहम गवाह मुकर गए। इनमें अभिनेता सिद्दीकी, भाम, एडावेला बाबू और बिंदु पडिक्कर जैसी फिल्मी सितारे शामिल थे। ये वही लोग थे जो देवकी को लेकर दिलीप की नाराजगी के बारे में पहले बयान दे चुके थे। सूत्रों के अनुसार इस केस में लगभग 28 गवाह अपने बयान से मुकरे, जिससे प्रोसिक्यूशन का केस बेहद कमजोर हो गया। अक्टूबर 2020 में पीड़िता ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की कि केस की सुनवाई किसी दूसरी अदालत में ट्रांसफर की जाए। पीड़िता ने आरोप जज हनी एम वर्गीस पर पक्षपात का आरोप लगाया था। हालांकि हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद 2 स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ए सुरेशन और वीएन अनिल कुमार ने खुद को इस केस से दूर कर लिया। 2021-2022 साजिश की नई परत। दिसंबर 2021 में फिल्म निर्देशक बाला चंद्र कुमार ने आकर सनसनीखेज खुलासे किए। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पल्सर सोनी को दिलीप के आवास पर देखा था और यह भी आरोप लगाया कि दिलीप, उनके परिवार के सदस्यों और एक वीआईपी मेहमान के यौन उत्पीड़न का वीडियो दिलीप के घर पर देखा गया था। बाला चंद्र कुमार ने दिलीप से जुड़ी कथित ऑडियो क्लिप्स भी रिकॉर्ड की थी, जिनमें दिलीप पर जांच अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने का आरोप लगा था। इन क्लिप्स के
आधार पर जांच अधिकारियों को धमकाने की साजिश का एक नया एफआईआर दिलीप के खिलाफ दर्ज किया गया और क्राइम ब्रांच ने उनके घर पर छापा मारा। मई 2022 में साई शंकर नाम के एक हैकर ने सरकारी गवाह के तौर पर यह भी खुलासा किया कि उसने दिलीप और उनके सहयोगियों के मोबाइल फोन से डेटा मिटाने में मदद की थी। अप्रैल 2022 में दिलीप के बहनोई की वकील के साथ कथित बातचीत की एक और ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई, जिससे संकेत मिला कि दिलीप और उनके वकीलों ने यौन उत्पीड़न के विजुअल्स को देखा था, जिससे यह चिंता पैदा हुई कि सबूत कोर्ट के बाहर भी मौजूद था। जनवरी 2022 में घटना के लगभग 5 साल बाद पीड़िता पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आई और अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अपनी बातें रखी। 2022 से 2024 सबूतों से छेड़छाड़ का विवाद। जांच में सबसे गंभीर मोड़ तब आया जब पता चला कि यौन हमले के वीडियो वाले मेमोरी कार्ड के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जबकि वो अदालत की कस्टडी में था। एक फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि विजुअल्स को 2 बार गैर कानूनी रूप से एक्सेस किया गया था। बाद में एक और रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इसे कुल 3 बार एक्सेस किया गया था। सबसे बड़ा विवाद यह रहा कि जज हनी वर्गीस को 2020 में ही पहली रिपोर्ट मिल गई थी, लेकिन उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस या प्रोसिक्यूटर पक्ष को नहीं दी। फरवरी 2024 में एक अदालत की जांच में पाया गया कि यह कार्ड जब अलग अलग अदालतों में था, तब एक मजिस्ट्रेट और 2 कोर्ट कर्मचारियों ने अवैध रूप से इसे एक्सेस किया था, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मौलिक संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ, क्योंकि अदालत की तरफ से सबूतों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई। दिसंबर 2024 में किडनी की बीमारी के कारण अहम गवाह बाला चंद्र कुमार का निधन हो गया। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि जब दिलीप को लेकर इतना संशय है, सबूतों से इतनी बार छेड़छाड़ का मामला सामने आया, फिर दिलीप बरी कैसे हुए? आखिर क्यों साजिश साबित नहीं हो पाई? क्या कमियां रह गईं? तो बहुत साधारण सी बात है कि अदालती फैसलों के पीछे हमेशा सबूतों और कानून की कसौटी होती है। दिलीप के बरी होने के मुख्य कारण भी प्रोसिक्यूटर की ओर से कम सबूत की पेशगी है। निर्देशक बाला चंद्र कुमार ने जो ऑडियो क्लिप दिलीप के खिलाफ सबूत के तौर पर पेश की थी, उन्हें रिकॉर्ड करने वाला मेन डिवाइस सैमसंग टैब पेश नहीं कर सका। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत किसी भी डिजिटल सबूत को विश्वसनीय मानने के लिए अक्सर वो मूल डिवाइस पेश करना जरूरी होता है। ये तकनीकी कमी दिलीप के बचाव पक्ष के लिए एक बड़ा हथियार बन गई। दूसरी चीज कि ये एक कोटेशन रेप माने सुपारी का मामला था, इसलिए दिलीप और पल्सर सुनी के बीच पैसे के लेन देन को साबित करना साजिश का सबसे मजबूत सबूत हो सकता था। माने प्रोसिक्यूटर पक्ष 1.5 करोड़ रुपए की रकम के लेन देन का कोई ठोस सबूत नहीं ला पाया। उस पर 28 गवाहों का अपने बयान से पलटना भी दिलीप के हक में गया, जिसके चलते दिलीप को इस केस से बरी कर दिया गया सबूतों के अभाव में। हालांकि केरल सरकार इस मामले को यूं ही सरेंडर करने के मूड में नहीं है। इस फैसले के बाद केरल सरकार में लॉ मिनिस्टर पी राजीव ने कहा है कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। यानी फिलहाल इस मामले में कई मोड़ बाकी हैं जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया। खबरगांव को सब्सक्राइब जरूर करें।